नमस्कार दोस्तों। तो इस हफ्ते 5 मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं और मेरी तरफ से एक प्रयास किया गया है इन पांचों मेन बोर्ड आईपीओ को एनालाइज करने का। मेरा जो भी एनालिसिस है ये सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं है। अगर आपको लिस्टिंग गेन ही देखना है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से अच्छा कुछ भी एनालिसिस नहीं है मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। मेरा एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल, कंपनी का जो आईपीओ का रुपया है वो कैसे यूज होगा, मैनेजमेंट कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है कंपनी की, ये सब कुछ ध्यान में रख के किया गया है। तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आपको ये आईपीओ मिल जाते हैं तो भाई मीडियम या लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ आपके लिए कैसे रहेंगे। तो चलते हैं एक बार मेरी स्क्रीन की तरफ। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, इसमें मैंने पांचों आईपीओ लिस्ट कर दिए हैं। ये इनकी ओपनिंग डेट है और ये आईपीओ का प्राइस है जो भी मतलब अपर बैंड है, और उसके बेसिस पे हम ये सारे रेवेन्यू, सीएजीआर, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ स्कोर 0 से 10 अलॉट करेंगे, आरओई डालेंगे, यहाँ पे आरओसीई डालेंगे। उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लगाए हैं, एक्सेल में कुछ फॉर्मूले लगाए हैं, ये अपने आप ही स्कोर देगा। ठीक है, आरओई का स्कोर कितना, आरओसीई का स्कोर कितना, ये जो स्कोर होगा 0 से 10 के बेसिस पे होगा। यहाँ पे हम परसेंटेज डालेंगे आरओई की, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्कोर मिल जाएगा। और वो स्कोर किस बेसिस पे मिलेगा, मैंने यहाँ पे स्कोरिंग रूल सारे लिख रखे हैं कि आरओई का 2.5% का 1 पॉइंट है और वो मैक्सिमम 10 पॉइंट तक जा सकता है। तो अगर आरओई 10% है तो हमें इस मतलब इस मॉडल के हिसाब से 4 पॉइंट मिलेंगे। तो और मैंने फाइनेंशियल को 50% वेटेज दिया है, बिजनेस क्वालिटी को 15%, वैल्यूएशन को 20%। तो चलते हैं एक बार मेरी पहली शीट पर। तो यहां पे सबसे पहले आता है हमारा रेवेन्यू सीएजीआर। तो ये सारा हमें यहां पे मिल जाएगा। चित्तौड़गढ़ की हम वेबसाइट पे गए तो यहां पे हम देख सकते हैं ये जितना भी कंपनी का रेवेन्यू है इससे हम सीएजीआर निकाल सकते हैं। तो एक ये फॉर्मूला आता है सीएजीआर निकालने का, एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू, इसका रूट में नंबर ऑफ ईयर -1 इंटू 100%। तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं सीएजीआर। हमारे पास ये एंडिंग वैल्यू ये है, हम 2 साल का सीएजीआर निकालेंगे, मतलब 1 साल का नहीं 2 साल का निकालेंगे। तो एंडिंग वैल्यू हमारी ये है, बिगिनिंग वैल्यू ये रही। तो एक बार मेरे कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं, मैंने ये पहले भी निकाला हुआ है। तो एंडिंग वैल्यू आप देख सकते हैं ये रही 1.1455, ये करोड़ में है, और ये बिगिनिंग वैल्यू आपकी ये रही। ठीक है, और इसको फिर हम कर देंगे 1 अपॉन नंबर ऑफ ईयर, यानी नंबर ऑफ ईयर 2 है तो ये √2 हो जाएगा। यहां पे हमने रूट लगा दिया है शुरू में। ठीक है, -1, तो इसको हम करेंगे तो ये 0.31 आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हम परसेंटेज में बनाने के लिए, तो ये हमारा आ गया 31.57% अराउंड। तो यहां पे हम डाल देंगे 31.57। ठीक है, आप देख सकते हैं उसके बेसिस पे इसने रेवेन्यू स्कोर ऑटोमेटिकली 10 दे दिया है, क्योंकि हमारा स्कोरिंग रूल में क्या था, रेवेन्यू सीएजीआर हर 2.5% का 1 पॉइंट मिल रहा था। तो यहां पे हमने ये डाल दिया। अगला हम चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ स्कोर। ये अभी हम थोड़ा इस पे चलेंगे, पहले आरओई परसेंट डाल लेते हैं। आरओई परसेंट के लिए हम फिर से चित्तौड़गढ़ की साइड पे चलते हैं, यहाँ पे कहीं आरओई दिया होगा, आरओई। तो आरओई हमारा निकल के आ रहा है 15.59%, यहाँ पे हमने डाल दिया 15.59। उसके बाद आरओसीई स्कोर हमारा 17, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये आरओसीई हमारा हो जाएगा 17.55। ठीक है, उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं हम कितना है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे कहीं दिया नहीं हुआ है, इसको हम सीधा ही गूगल कर लेते हैं। मोल बीओ डायग्नोस्टिक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाता है 0.36 का। ठीक है, ये आईपीओ वॉच से इसने निकाल के हमें दे दिया। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.36। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्कोर। ठीक है, तो उससे पहले ओसीएफ स्कोर से पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते, तो सीधा वैल्यूज थी इसलिए हमने पहले कर ली, सीधा हमें देख के डालनी थी। यहाँ पे हमें थोड़ा ये ऐसा नहीं है कि चित्तौड़गढ़ पे आपको मिल जाएगी, इस पे आपको खुद एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं फिर चित्तौड़गढ़ पे।
तो भाई अब अगर बात करें इसकी, हमारा जो था क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ स्कोर की अगर बात करें तो इस स्कोर में मेनली हम देखते हैं कि कंपनी की सेल्स कितनी तेजी से बढ़ रही है, प्रॉफिट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो मतलब कि ग्रोथ को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में हम देखते हैं तो कंपनी का टोटल इनकम 841 करोड़ है, अराउंड 840.66 841 करोड़ है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर 1027 करोड़ हो गया, 1027 राउंड ऑफ कर दे तो हम 1028 करोड़ हो गया ये फाइनेंशियल ईयर 25 में जाके। और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये और बढ़कर 1455 करोड़ हो गया, 1455 करोड़ हो गया। यानी सिर्फ 2 साल में रेवेन्यू में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में पैट यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 83.5 करोड़ था, आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट है हमारा, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बोल सकते हैं, ये 83.5 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हो गया 138.6 करोड़, राउंड ऑफ कर देता हूं। और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये फिर बढ़ के हो गया 164.14 करोड़। तो अब हम इसे देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अराउंड 42% बढ़ा है। हम ये रेवेन्यू देखें तो जो भी ये 26 में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, मतलब ये 26 और 25 में रेवेन्यू इसके कंपैरिजन में 42% बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट इसका और इसका अगर हम निकालेंगे, इसका और इसका हम निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो निकलेगा 18% ही बढ़ा है। तो मतलब रेवेन्यू 42% बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट जो है 18% ही बढ़ा है। अब ये कितना बड़ा है, हमने कैसे निकाला है, इसका भी मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं। तो पहले कितना बड़ा है रेवेन्यू का करते हैं, 1455.17 माइनस 1027.94, ठीक है। तो इतना बड़ा है, इसको डिवाइड कर देंगे 1027.94 से इंटू 100, ठीक है। तो ये अराउंड 42% जो मैंने आपको बताया था, ये 42% बढ़ा है, ये आप खुद निकाल सकते हैं, ये 18% बढ़ा है, ठीक है। तो यानी कंपनी का बिजनेस रैपिडली ग्रो कर रहा है, देखो भाई 42% बढ़ गया तो मतलब अच्छा बिजनेस ग्रो हो रहा है। लेकिन हो प्रॉफिट भी ग्रो रहा है, रेवेन्यू भी ग्रो रहा है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेवेन्यू 42% बढ़ा लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 18% बढ़ा। इसका मतलब है कि रेवेन्यू की ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट उतनी फास्ट स्पीड से नहीं बढ़ा, इसलिए ग्रोथ स्ट्रांग होने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में और इंप्रूवमेंट की स्कोप है। इसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए मोबिलियो को प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ में मैंने 10 में से मतलब मैंने जो दिए हैं 8 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। यानी ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से स्लो रही है। मतलब रेवेन्यू तो काफी बढ़ गया, लेकिन हाँ प्रॉफिट मतलब उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे 8 दिए हैं, 8 पॉइंट। अगला आता है ओसीएफ स्कोर। ओसीएफ क्या होता है भाई, ये मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, तो इसका हम स्क्रीनर पे जाएंगे तो ये कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशनल कैश फ्लो, ओसीएफ होता है आपका ऑपरेशनल कैश फ्लो। उसके बेसिस पे हम इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे हम इसको 10 में से पॉइंट देंगे। तो सबसे पहले भाई ओसीएफ स्कोर, ओसीएफ का सिंपल मतलब है कंपनी अपने एक्चुअल बिजनेस से कितना कैश कमा रही है, ठीक है। मोबिलियो का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 5 साल में हर साल पॉजिटिव रहा है। आप देखोगे पिछले जो 5 साल का हम पे डाटा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सब में पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कभी हम नेगेटिव में गए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर अगर आप 21 में जाओगे, यहाँ पे 21 का देखोगे आप फाइनेंशियल 21 में, तो जो 344 करोड़ था, जो फिर 22 में 98 हो गया, ठीक है, और 23 में 68 हो गया, 24 में 38 हो गया, और उसके बाद दोबारा एक बहुत ही मेजर जंप आया, 249 करोड़ हो गया, ठीक है। यानी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, और फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है। ये जो मतलब जो जंप हुआ है, ये मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन एक दिक्कत भी है, कैश फ्लो हर साल कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रहा कि हाँ भाई जैसे हो, मतलब ठीक है, ये मतलब बहुत ही रैंडमली, मतलब आप देखोगे पहले ये यहाँ पे कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर एकदम से इतना बढ़ गया, ठीक है। एक होता है ना कि हाँ कंपनी भाई लीनियर ग्रो कर रही है, भाई पहले कैश फ्लो 50 था, फिर 70 हो गया, फिर 90 हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये बहुत ही मतलब वो है क्या, मतलब रैंडम सा है। 344 करोड़ से लेके आप देखोगे 344 करोड़ से लेके फिर एक बार सिर्फ 38 करोड़ रह गया, और फिर 250 करोड़ हो गया, ठीक है।
इसलिए कैश जनरेशन अच्छी है, कैश जनरेशन तो कंपनी की बहुत अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं बोलूंगा मैं। इसी वजह से मैं इसको भी, इसमें इनपरफेक्शन है, मतलब एक कंसिस्टेंट नहीं है। मैं ओसीएफ स्कोर भी इसको मैं 8 पॉइंट दूंगा, ठीक है। इसको मैं 10 नहीं देख सकता, मतलब ऐसा कोई, मतलब कोई गारंटी नहीं है भाई कि हाँ ये बढ़े ही जा रहा है तो आगे भी यूं, मतलब ये ट्रेंड फॉलो करेगा, कोई ट्रेंड ही नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद आता है इसकी जो भी हमारी मोलीबू है, इसकी हमारी बिजनेस क्वालिटी। तो बिजनेस क्वालिटी, तो इसका जो मेन जो बिजनेस है ना इसका, वो है पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो कंपनी टेस्टिंग मशीन और टेस्ट किट बनाती है, जिसके थ्रू हॉस्पिटल या लेबोरेटरी के बाहर कोई भी, मतलब आपको हॉस्पिटल लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कोई भी कर सकता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन प्रोडक्ट है ट्रूनेंट, और ये जो इनका मेन प्रोडक्ट है, ये जो है ये पोर्टेबल और बैटरी ऑपरेटेड है, और सैंपल से रिजल्ट तक का प्रोसेस रफली 60 मिनट में, 1 घंटे में ये दे देता है कंप्लीट करके। मतलब आपको जैसे ही आप सैंपल लोगे 1 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इनका जो मेन प्रोडक्ट है, ये जो ट्रूएंट है, ये सिर्फ एक डिजीज के लिए नहीं, ये कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 40 से ज्यादा मतलब एनालिसिस कर सकता है। और टीबी के अलावा एचआईवी, हेपेटाइटिस, एचपीवी और दूसरी डिजीजेस के टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है। तो ट्रूनेंट का जो पेटेंट है इन्होंने 100 से ज्यादा कंट्रीज में भाई कर रखा है इन्होंने, और ये प्लेटफॉर्म 85 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो भाई इसका मतलब क्या ही, मतलब इनका सिर्फ कहां पे, मतलब ये बहुत ही 100 कंट्रीज से ज्यादा में पेटेंट है। तो यानी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी, पेटेंट और ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब 100 कंट्रीज, तीनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसी वजह से बिजनेस क्वालिटी में मोबिली को मैं भाई 10 में से ना 9 पॉइंट मतलब दे रहा हूं। फुल 10 इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कंपनी के बिजनेस में कुछ कस्टमर मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी होती है। आपने इंग्लिश में देखे होंगे 100 में से 99 मार्क्स ही मिलते हैं, जबकि आपने सही लिखा होता है। तो इसमें भी एक छोटी सी कमी है कि बिजनेस में कुछ कस्टमर और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिस्क है इनके बिजनेस मॉडल में। तो इसलिए मैं इनकी बिजनेस क्वालिटी को मैं मतलब अपनी तरफ से जो दूंगा, मैं मतलब 9 पॉइंट दूंगा, ठीक है। और अब इनका आता है वैल्यूएशन वर्सेस पीयर, इनकी जो पीयर के मुकाबले जो भी वैल्यूएशन है, तो इसका हम देखते हैं एक बार। तो ये इनका ये जो भी वैल्यूएशन वर्सेस हमने पीयर का ये हमने खोल लिया है। तो इनके मतलब हैं पीयर, मतलब एक दो डॉक्टर पाथलैब भी इनके एक पीयर में से एक है, पॉली मेडिक्योर भी इनके जो मतलब इनके कंपटीशन में। तो जो अब जो इनकी जो वैल्यूएशन इनके पीयर के मुकाबले, जो मोबिलियो का जो आईपीओ प्राइस है वो 807 का है, और फाइनेंशियल ईयर 26 का जो डाइल्यूटेड ईपीएस है इनका वो 14.77 का है। इस हिसाब से आईपीओ का जो हम अगर पीई रेशियो निकालें तो 54.6 टाइम बनता है। इनका जो पीई रेशियो निकल के आता है इनका 54.6 बनता है। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है लेकिन मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये इसके बेसिस पे इन्होंने डाइल्यूटेड ईपीएस दिया हुआ था, और इनके आईपीओ प्राइस को मतलब डिवाइड करके आईपीओ प्राइस डिवाइडेड बाय 14.77, तो इनका जो पीई रेशियो निकल के आता है वो मतलब 54.6 के करीब आता है। अब पीएस को देखें तो पीएस में आप देख सकते हो इनका मतलब पॉलीमेडिक्योर का जो पीई है 42.6 टाइम्स 61 है, डॉक्टर पाथ लैब का जो है 62.20 है, और ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का 63.72 है, और ये विजय डायग्नोस्टिक का 81.02 है। यानी जो इनका मोल्बियो का जो वैल्यूएशन है वो पॉलीमेडिक्योर के आसपास है और बाकी 3 पीयर से लोअर है, मतलब इसके आसपास है, इसके लगभग आसपास है, और इन तीनों से मतलब लोअर है, इनके बीच में आता है कहीं ये, मतलब ठीक है। तो इसलिए पीयर कंपैरिजन में वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगती, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब सिर्फ एक ही पी रेशियो में इसके कम आ रहा है। लेकिन जो 54.6 टाइम्स अर्निंग और मोबिलियो को चीप भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी नहीं कि वो सबसे चीप है। इसके लिए मैं इसे फिर से मतलब 9 नहीं दूंगा, ये सबसे शायद चीप होता, या इसके थोड़ा सा ऊपर होता तो 9 देता, ये बहुत ज्यादा चीप होता तो मैं इसको 10 दे देता। अब मैं जो इसको फिर से मैं यहाँ पे जो फिर से एक एवरेज वो दूंगा 8/10 मैं दे दूंगा, ठीक है। वैल्यूएशन वर्सेस पीयर, इसको मैं फिर से 8/10 ही दूंगा। अब अगला चलते हैं इनके मैनेजमेंट की तरफ से। यहाँ हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का बिजनेस को कितने टाइम में कितना डेवलप किया, मैनेजमेंट ने अपने जो भी बिजनेस चला रहा है उसको कितना डेवलप किया है, और कंपनी की टेक्नोलॉजी को मार्केट में कितनी सक्सेसफुली स्केल किया है। तो मोल्बियो की जो शुरुआत हुई थी ये 2000 में हुई थी,
और ये जो इनका जो सबसे मेन प्रोडक्ट है ट्रूएंट प्लेटफॉर्म को, इसको डेवलप करने में कंपनी ने 13 साल की R&D करी है। 2000 में इन्होंने शुरू करके 13 साल की R&D करी। तो आज ट्रूएंट का पेटेंट जो मैंने बताया था 100 से ज्यादा कंट्रीज में और 85 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म रिसर्च और एग्जीक्यूशन को शो करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एकदम कुछ हाँ एकदम कोई एकदम इन्होंने कंपनी खड़ी कर दी और 13 साल R&D करी अपना मेन प्रोडक्ट बनाया है। तो कंपनी को जो है मतलब कंपनी को टीमासक और मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी जैसे जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का बैकिंग है। मतलब ये आप मोतीलाल ओसवाल तो सुना होगा आपने, मतलब बहुत ही मतलब वो है। तो इन्होंने मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इनको मतलब वो करा हुआ सपोर्ट करते हैं। मतलब इसलिए मैनेजमेंट को मैं भाई 10 में से अभी भी जो दूंगा इसमें, लेकिन जो कमी है एक मैं कमी बता देता हूँ। क्यों कंपनी के रेवेन्यू में कुछ कस्टमर और प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिलेटिवली कंसंट्रेटेड है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए एग्जीक्यूशन जो अच्छा है भाई, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्क कंप्लीटली जीरो नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, मतलब इनका जो कुछ ही कस्टमर में मतलब कुछ ही कस्टमर पे और कुछ ही प्रोडक्ट पे, मतलब इनके एक दो जैसे मैंने बताया था इनका जो मेन प्रोडक्ट है उसी पे मतलब ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो मैं इन्हें फिर से जो मैनेजमेंट को फिर से यहाँ पे 80 पॉइंट दूंगा। ठीक है, अब इसका जो ये जो आईपीओ से जो फंड आएगा वो कहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, ये आईपीओ से जो भी फंड आएगा वो ये जो कंपनी जो भी पैसा रेज करेगी वो इसका जो नए R&D सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में इसका यूज करेगी। इसके अलावा गोवा और विशाखापट्टनम में इन्होंने जो अपना वो DHRP दिया था उसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अलावा प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट पर भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मतलब जो भी पैसा आएगा उसको एक्सपेंड करने में, रिसर्च बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने में लगाया जाएगा। ये पॉजिटिव है क्योंकि पैसा डायरेक्टली बिजनेस ग्रोथ में जा रहा है। लेकिन आईपीओ में ऑफर फॉर सेल यानी OFS भी है, कुछ पार्ट OFS का पैसा कंपनी को नहीं मिलता, वो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको मिलता है। इसलिए आईपीओ का जो पूरा पैसा है वो कंपनी के एक्सपेंशन में नहीं जा रहा। इसी वजह से मैं फिर से इसको मतलब ऐसा नहीं है कि सारा ही ये कुछ पार्ट OFS भी है, तो इसको मैं फिर से थोड़ा रिलेटिवली 80 दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक आप देख सकते हैं कि ये स्कोर निकल के आ गया, ये आईपीओ स्कोर 8.5। तो भाई काफ़ी मैंने काफ़ी जगह 8 दिया है क्योंकि मुझे कुछ कुछ कमियां लग रही थी। ये फिर भी काफ़ी अच्छा वो निकल के आया क्योंकि इसके जो बाकी जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेवेन्यू वगैरह इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो कुछ जगह ये मात खाने के बावजूद भी इसने मतलब बहुत ही अच्छा इसका वो है 8.1 है। तो अब ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब ये जो बाकी आईपीओ है इनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। तो भाई अगला हम चलते हैं धूत ट्रांसमिशन की तरफ। तो इसका हमने रेवेन्यू CAGR हमने आपको फॉर्मूला पहले ही बताया था कि एंडिंग वैल्यू डिवाइड बाय, हमने जब ये इसका मोलबियो का हमने कैलकुलेट करा था आपको तो फॉर्मूला बताया था कि इसका हम फिर से उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो एंडिंग वैल्यू हो जाएगी रेवेन्यू की, ये जो एंडिंग वैल्यू ये हो जाएगी 26 की, हम टू ईयर का लेके चलेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये अंडर रूट मैंने लगा दिया था, आप देख सकते हैं अंडर रूट इसलिए लगाया 1/2 इसलिए करा हमने क्योंकि हम 2 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। 4563.70 डिवाइडेड बाय 2799.32 ये स्टार्टिंग वैल्यू थी हमारी -1। ठीक है, तो ये हमारा 27.68% आ गया था। तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, 27.68 मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब अगला हम चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ स्कोर की तरफ। ये भी हमने 10 में से, इसका मैंने आपको बताया था पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका अब जो हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ स्कोर, अगर हम इस वाले आईपीओ का देखें तो 24 में जो इसका जो रेवेन्यू था 2799 करोड़ था, जो 25 में बढ़कर 3472 करोड़ हो गया और फिर फर्दर बढ़कर 4567 करोड़ ये 26 में हो गया। तो 26 में मतलब यानी कि 31% ये ग्रो हुआ है। तो ये 31% ग्रो हुआ है। प्रॉफिट भी हम देखें तो 24 में 299 करोड़ था, फिर वो बढ़ के 354 करोड़ पे आ गया और फर्दर वो जो पहुंचा है ये 397 करोड़ पे पहुंचा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रेवेन्यू जो अगर हम कैलकुलेट करें 31% बढ़ा है और प्रॉफिट जैसे हमने पहले भी देखा था तो इस केस में भी प्रॉफिट जो बढ़ा है वो 12% ही बढ़ा है। मतलब कंपनी की सेल्स स्ट्रॉन्ग स्पीड से ग्रो कर रही है लेकिन प्रॉफिट उसी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा। इसलिए ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ कंपेरेटिवली स्लोअर है। इस बेसिस पे मैं इसको मतलब इसका थोड़ा 8 भी नहीं दूंगा, इसको मैं दूंगा 7 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको 7 पॉइंट। अगला हमारा फिर ROE निकल के आता है। ROE यहाँ पे होगा, हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ROE 16.30 और ये ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROE कितना था 16.30 16.30 16.30
और आर ओ सी होता है 19.14, ठीक है। अब इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे कहीं इसकी हम पता नहीं किधर दिया होता है, इसको हम निकाल लेते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ धूत ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये हमारी आ जाती है डेब्ट टू इक्विटी, इसकी निकल के आ जाती है 0.35 की, ठीक है। ये इसने यहाँ से पेटीएम मनी से उठाया है, देख सकते हैं। तो डेब्ट टू इक्विटी हमने निकाल दी 0.35, जो ये रेशियो 0.35, ठीक है। तो भाई अगला हम आते हैं फिर OCF स्कोर पे, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्कोर, ठीक है। तो ये भी 0 से 10 है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था ये क्या है, मैं फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना वीडियो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको हम देखने के लिए सबसे पहले ये स्क्रीनर पे ये कैश फ्लो में हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो अगर इसको हम एनालाइज करें तो 21 में 20 करोड़ था, 22 में 174 करोड़ हो गया, फिर ये 182 करोड़ हो गया, 121 करोड़ हो गया, फिर एंड में 25 में ये पहुंच गया 224 करोड़, ठीक है। तो फाइनेंशियल 25 में ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो 224 करोड़ है, और CFO टू ऑपरेटिंग रेशियो हम देखेंगे तो 96% रहे, ठीक है। यानी कंपनी का जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लार्जली एक्चुअल कैश में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 96% है ये सारा, मतलब जितना भी प्रॉफिट है वो एक्चुअल कैश में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैश जनरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, मतलब कंपनी बहुत अच्छा कैश मतलब वो कर रही है, काफ़ी कैश जनरेट कर रही है, क्योंकि ठीक है। तो मैं इस बेसिस पे मतलब ये मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यार, मतलब 96%। तो मतलब मैं इसको फिर से यहाँ पे ये इसको दूंगा मैं 9/10, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस क्वालिटी। तो जो धूत ट्रांसमिशन जो है वो इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वायरिंग, हार्नेस और रिलेटेड कंपोनेंट बनाती है। कंपनी का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमने देखा था कि मतलब चित्तौड़गढ़ में हमने देखा था 24 में कितना था, तो फाइनेंशियल 24 में मतलब आप 2799 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल 26 में 4564 करोड़ हो गया, जो बिजनेस के स्केल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है। ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग के साथ बिजनेस करना कंपनी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का बिजनेस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड और OEM कस्टमर पर डिपेंडेंट है पूरी तरह, ठीक है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है, कुछ भी आता है, तो इसका इंपैक्ट धूत के बिजनेस पर भी पड़ सकता है। इसलिए बिजनेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन इंडस्ट्री डिपेंडेंस एक रिस्क है। इस बेसिस पर बिजनेस क्वालिटी स्कोर 8/10 है, क्योंकि भाई इनका जो ऑटोमोबाइल पे ना काफी डिपेंडेंट है। तो इसको मैं यहाँ पे दूंगा 8 बिजनेस क्वालिटी, इसको मैं 8/10 दूंगा, ठीक है। और वैल्यूएशन वर्सेस पीयर्स, इसका हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो भी वैल्यूएशन वर्सेस पीयर है, वैल्यूएशन की बात करें तो IPO प्राइस जो था हमारा, हमने देखा था ये इसके सारे पीयर्स हैं। IPO प्राइस हमारा 871 है, और फाइनेंशियल ईयर 26 में जो भी डाइल्यूटेड वो है 24.40 करोड़ है, डाइल्यूटेड EPS 24.40 करोड़ है। इस बेसिस पर इम्प्लाइड पी लगभग 35 जो भी हम पी निकाल सकते हैं, मतलब अपने जो भी हमारा जो प्राइस बैंड है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, प्राइस बैंड डिवाइडेड बाई 870, जो 871 डिवाइड बाई ये, तो हमारा जो भी पी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 35.7। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया, 35.7 आ रहा है। तो कंपेरिजन के लिए मिंडा कॉर्पोरेशन का जो पी है 46.50 है। और उसके बाद हम ये देखें यूनो मिंडा का जो है 56.87 है, मदरसन सुमी वायरिंग का जो पी है 43.24 है, और सोना BLW का 74.64 है। यानी धूत का जो वैल्यूएशन है वो पीयर के कंपेरिजन में लोअर है, ठीक है। तो उसका जो पी था 35.7 था, ये मतलब सबसे लोअर है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, लेकिन लोअर तो है ये, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन जो 35.7 जो हमने निकाला था, इसका पी रेशियो 35.7 है, वो वैल्यूएशन को एक तरीके से चीप भी निकाला जा सकता। और फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रॉफिट ग्रोथ, जो प्रॉफिट कितना ग्रो करा 12% रही है, तो इसलिए वैल्यूएशन रीजनेबल है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव बार्गेन भी नहीं है, ठीक है। कि मतलब 35.7 तो है लेकिन काफ़ी अच्छा बार्गेन नहीं लग रहा इतना, मतलब हाई वैल्यूएशन ऑलरेडी, मतलब सभी मतलब हाई वैल्यूएशन पे है, तो ये भी दूसरों के कंपेरेटिवली में लोअर है इसका पी, लेकिन हाँ वो खुद भी हाई है। तो इस बेसिस पे मतलब मैं इसको यहाँ पे वैल्यूएशन अगेंस्ट पीयर में मतलब ठीक है 7 दूंगा। अब इसके अगला हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन देखें तो कंपनी ने जो पिछले 2 साल में प्रॉफिट स्केल किया है
रेवेन्यू हम देखें मतलब, हाँ, तो पिछले 2 साल में जो भी इन्होंने स्केल करा है 2799 करोड़ से बढ़कर इन्होंने 4564 करोड़ पहुंच गए। नेटवर्थ भी 24 में 741 करोड़ थी, आप इनकी नेटवर्थ देखोगे 741 करोड़ थी, और 26 में आते आते ये 2397 करोड़ हो गई। ठीक है, लगभग 2400 करोड़ होगी लगभग। ये बिजनेस के एक्सपेंशन और कैपिटल बेस में सिग्निफिकेंट, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। लेकिन कंपनी की टोटल बोरोइंग, जिन्होंने इतना मतलब लोन लिया हुआ है, टोटल बोरोइंग जो है फाइनेंशियल ईयर 25 से 776 करोड़ से बढ़ के 26 में 841 करोड़ हो गई। ठीक है, तो इनकी टोटल बोरोइंग आप देखोगे, इनकी मतलब इन्होंने इनका लोन बढ़ा है, यानी ग्रोथ और एग्जीक्यूशन पॉजिटिव है, लेकिन डेप्थ लेवल को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस बेसिस पर मैनेजमेंट को मैं 8/10 दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं देता हूँ इसको 8/10। अब इनका जो आईपीओ से जो फंड आएंगे उनका क्या यूज होने वाला है? आईपीओ से आने वाले फंड को कंपनी के बिजनेस रिक्वायरमेंट और एक्सपेंशन से रिलेटेड पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। कंपनी का टोटल बोरोइंग फाइनेंशियल ईयर 26 में 841 करोड़ है, लेकिन डेप्ट मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। बिजनेस एक्सपेंशन और डेप्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट के लिए फंड का यूज कंपनी के लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो अपने लिए ही मतलब ये खुद ही बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए और एक्सपेंशन रिलेटेड के लिए करेगी। ठीक है, और आईपीओ का जो फंड यूटिलाइजेशन है वो ओवरऑल बिजनेस के लिए रेलेवेंट है, लेकिन पूरा अमाउंट डायरेक्टली ग्रोथ में नहीं जा रहा। ठीक है, इस बेसिस पर फिर से मैं मतलब इसका थोड़ा जो पार्ट है इनका थोड़ा डेप्ट मैनेजमेंट में भी जाएगा, मतलब ऐसा ही नहीं एक्सपेंड करेंगे, इसलिए फिर से मैं इसको डेप्ट मैनेजमेंट में जा रहा है। फिर इसलिए मैं मतलब 10 बहुत ही 9 बहुत ही अच्छा हो जाएगा, 10 एक्सेप्शनल होता है, इसलिए फिर भी मैं इसको 8 ही रखूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा इसका स्कोर भी आ गया होगा। ये मतलब काफ़ी ये भाई इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था, इसका काफ़ी मतलब उससे कम आया है, लेकिन हाँ ये भी बढ़िया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मिल्की मिस्ट कंपनी पे, और इसका सबसे हम बिजनेस क्वालिटी पे मतलब से शुरुआत करेंगे। तो जो मिल्की मिस्ट जो है, ये कंपनी जो है डेयरी प्रोडक्ट में काम करती है, और ये जो कंपनी है इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये डेयरी प्रोडक्ट के साथ पनीर, चीज़, कर्ड, आइसक्रीम और दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी इसमें इसके पोर्टफोलियो में है। तो इसका जो रेवेन्यू है 24 में हम देखें तो इसका जो 24 का जो रेवेन्यू है ये 1827 करोड़ है अराउंड, और ये 26 में बढ़ के हो जाता है 3145 करोड़, जो कि एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग स्केल अप है, काफ़ी अच्छा स्केल अप है। लेकिन जो इसका डेयरी बिजनेस में जो रॉ मटेरियल और प्राइस कंपटीशन का इम्पैक्ट आ सकता है, इसका जो मतलब जैसे जो भी इसका रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे इसका जो भी बिजनेस है काफ़ी मतलब इम्पैक्ट होता है इसका। तो इसलिए बिजनेस क्वालिटी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री के जो रिस्क हैं वो इसमें हैं। ठीक है, तो इसकी मैं फिर से इसकी थोड़ी सेफ क्वालिटी दूंगा, इसको 9 नहीं दूंगा क्योंकि इसमें रिस्क है, तो इसको फिर से मैं 8/10 दूंगा। तो इसकी बिजनेस क्वालिटी को मैं 8/10 दूंगा। नेक्स्ट आते हैं इसका रेवेन्यू CAGR पर। इसका हम रेवेन्यू अगर CAGR निकालें तो मतलब हमने देखा था कि हमने पहले रेवेन्यू CAGR कैसे निकाला था, तो फिर से मैं वो आपको फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। मेरा कैलकुलेटर किधर गया रहा, हाँ। तो एंड प्राइस 31 अंडर रूट, पहले अंडर रूट से शुरुआत करते हैं, फिर 3145.01 डिवाइडेड बाय 1826.86 -1, तो इसका आ जाता है इंटू 100। इसका जो रेवेन्यू CAGR 31.21% अराउंड निकल के आता है। ठीक है, तो इसका रेवेन्यू CAGR मैंने 31.21 डाल दिया। और इसकी हम फिर बात करें अगर अगले पॉइंट पे प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ पे, तो एक बार फिर से वहीं चलते हैं। तो इसकी जो रेवेन्यू 24 में अगर हम देखें 1827 करोड़ थी, और जो 25 में बढ़कर 2355 करोड़ हो गई, और 26 में 3145 करोड़ हो गया। 26 में रेवेन्यू ग्रोथ जो है अराउंड 34% है। प्रॉफिट की ग्रोथ और भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 के बाद 19 पॉइंट आप देखोगे 24 में जो था इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19.4 करोड़ था, और 25 में 46.1 करोड़ हो गया, और 26 में 127 करोड़ हो गया। ठीक है, तो 26 में जो प्रॉफिट अराउंड 176% बढ़ा। ठीक है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को देखते हुए तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ स्कोर इसका 9/10 दूंगा भाई। जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है उसके हिसाब से आप देखें तो प्रॉफिट मतलब काफ़ी इसका बढ़िया रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ में इसको
इसको मैं 9/10 दूंगा। अगला चलते हैं हम आरओई पे। आरओई इसका 32.12% है, ठीक है, 32.12। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी इसका आ रहा है 11.73%, ठीक है। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, ये मुझे भाई पता नहीं ये कहाँ से मिलती है, इसको मैं हर बार गूगल से ही निकालता हूँ। मिल्की मिस्ट, तो इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो हमारी निकल के आती है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मिल्की मिस्ट इसकी काफ़ी वो है, 3 पॉइंट मार्जिन इम्प्रूविंग फ्रॉम, तो इसकी पहले 4.20 करोड़ थी, अब 3.61 करोड़ रहेगी है, तो इसकी काफ़ी भाई हाई है। तो 3.61 करोड़ इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ओसीएफ स्कोर पर। तो हम स्क्रीन पर फिर से जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका तीनों सालों में, 3 साल का दिया हुआ है, पता नहीं 26 का नहीं हुआ, तीनों सालों में इसका पॉजिटिव है। तो 23 में 175 करोड़ था, जो फिर बढ़ के 140 करोड़ हो गया, फिर 315 करोड़ हो गया। लेकिन 25 में जो CO4 टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आप देखोगे 108% रहा है, यानी कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपेरिजन में से भी ज़्यादा, जितना इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे भी ज़्यादा ऑपरेटिंग कैश जनरेट किया है। लेकिन कैश फ्लो में कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं है। 24 में OCF 140 करोड़ था, 140 करोड़ तक गिरा था 24 में, आप देखोगे तो ये 175 से 140 करोड़ तक इसका जो OCF था वो गिर गया था, ठीक है। और 25 में फिर से पहले ये गिरा, फिर ये बढ़ गया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, इसलिए कैश जनरेशन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ईयर टू ईयर मूवमेंट को देखते हुए मैं फिर से इसको मतलब 9 तक नहीं जाऊंगा, 9 या 10 तक नहीं जाऊंगा, इसको मतलब मैं सेफ साइड ही रखूंगा। इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ कोई कंसिस्टेंट नहीं है, तो OCF स्कोर मैं फिर से इनका 8 रखूंगा। बिजनेस क्वालिटी हमने पहले ही वो कर दी थी। इसके बाद हम चलते हैं वैल्यूएशन वर्सेस पीयर का गया। तो इनके जो आप देखोगे आप, इनके पीयर मतलब ये हैं, तो ये सारे बीकाजी फूड, ब्रिटानिया, डोडला इंडस्ट्रीज, इनके सारे पीयर हैं। तो जो इनका जो IPO प्राइस था वो 140 था, और जो EPS डाइल्यूटेड EPS आ रहा है वो 191.97 आ रहा है, ठीक है। तो इनका जो वो PE रेशियो रफली 71 निकल के आता है। आप IPO प्राइस को 1 डिवाइडेड बाय 1.97 कर देंगे, इनका अराउंड 71 आएगा। तो पीयर कंपैरिजन में जो बीकाजी है वो 62.33 है, ब्रिटानिया 51.98 है, आप देखो ब्रिटानिया 51 पॉइंट है, डोल्डा 51, डोल्डा भी सेम ही है, 51.98 है। उसके बाद जो है हाथसो नेग्रो 58.20, नेस्ले 79, और फिर टाटा कंज्यूमर 70, ठीक है। यानी मिल्की मिस्ट का जो वैल्यूएशन है कुछ पीयर से हायर है और कुछ के आसपास है, तो ऐसा नहीं है कि ये भाई काफ़ी लोअर है, इसलिए वैल्यूएशन चीप नहीं है। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बावजूद IPO में प्रीमियम वैल्यूएशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा अपने पीयर के कंपैरिजन में कुछ सस्ता मिल रहा है, मतलब मिला जुला है काफ़ी। ये बीच में आ रहा है कि कईयों से महंगा है। इनका जो 71 आ रहा था, तो 71 अराउंड यहाँ पे लाए करेगा, इन दोनों के बीच में, हाथसो नेस्लो के मतलब 3 इनके पीयर से पी रेशियो ज़्यादा है, बाकियों का कम है। तो इसको मैं फिर से थोड़ा कम दूंगा इस बार, जो मैं इसको अलॉट करूँगा, तो इसको मैं करूँगा 6 करूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई तो 6 सही रहेगा। फिर अगला हम चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से मैनेजमेंट ने जो इसको, आपने देखा होगा इनका जो रेवेन्यू के प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ा है, तो इसको बहुत ही जो है रैपिडली स्केल किया है, ठीक है। रेवेन्यू 24 में आपने देखा कि कितना था, 1827 करोड़ था, जो 26 में 3145 करोड़ हो गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 करोड़ से बढ़कर 127 करोड़ हो गया। तो नेटवर्थ भी इसकी काफ़ी मतलब 197 करोड़ से 378 करोड़ थी गई थी, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे सारा देखा होगा कि मतलब इनके जो नेटवर्थ थी मतलब कितनी जल्दी ग्रो करी है, 197 से इनके मतलब 378 करोड़ होगी। यानी बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है 1-2 सालों में। लेकिन कंपनी का डेप्ट भी काफ़ी हाई है, आप देखोगे इनका जो डेप्ट है 26 में 1672 करोड़ हो गया इनकी, जो आप बोरोइंग देखोगे इसका। तो इसलिए एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाई डेप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हम, है ना। तो इसको काफ़ी बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छी स्केल हो रही है, लेकिन डेप्ट हाई है, तो मतलब थोड़ा इसमें है, मिला जुला है, ऐसा नहीं कि सारा सब कुछ ही पॉजिटिव है। तो फिर से मैं इसको 8/10 ही दूंगा, ठीक है। तो भाई ये 9 और 10 जो स्कोर मिलते हैं ना, बहुत ही एक्सेप्शनल कंपनी है, जिसमें बहुत ही अच्छा एक्सीड करती है। जैसे ये मोलबियो डायग्नोस्टिक की जो वो थी बिजनेस क्वालिटी थी, इनके 100 पेटेंट थे, है ना, तो इसमें हमने 9 दिया था। ये कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है।
तो इनका जो फंड कहाँ पे यूज़ होने वाला है, इनका फंड फिर से जो मेनली कंपनी के एक्सपेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो इनकी उधार को चुकाने में जो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि फंड बिजनेस के ग्रोथ और और कैपेसिटी एक्सपेंशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन कंपनी का एग्जिस्टिंग बोरिंग जो है, मतलब उनका जो ऑलरेडी डेप्ट है 1672 करोड़ है, इसलिए डेप्ट पोजीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मतलब ऐसा फिर से मिला जुला है, ऐसा नहीं है कि हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है यहाँ पे भी, तो मिला जुला है। फिर से मैं इसको सेफ साइड रखूंगा, 8/10 दूंगा। ठीक है, तो इनका स्कोर भी निकल के आ गया भाई, आप देख सकते हो इसका 7.1 निकल के आया है। ठीक है, तो ये अभी तक सारे आईपीओ मतलब ठीक है, आप हाँ लॉन्ग टर्म के लिए इनको आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको ये मतलब अलॉट होते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि हाँ लिस्टिंग पे ही बेच दिया, आप रख सकते हैं। ठीक है, अगला फिर निकल के आता है हमारा, तो ये अगला हमारा निकल के आता है शिप रॉकेट। तो इसके फिर से हम बिजनेस मॉडल से, बिजनेस क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। तो जो शिप रॉकेट जो है ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और शिपिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन सेलर को शिपिंग, लॉजिस्टिक और रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। रेवेन्यू 24 में हम देखें इसका, तो हम ये 24 में इसका रेवेन्यू देखें तो 1358 करोड़ है अराउंड, 26 में बढ़ के 2077 करोड़ हो गया, यानी बिजनेस स्केल हो रहा है। लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। 26 में इसको 79 करोड़ का आप देखोगे यहाँ पे लॉस हुआ है, ये मतलब प्रॉफिटेबल अभी भी नहीं है। इसलिए बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के रिस्क अभी सिग्निफिकेंट है। बिजनेस क्वालिटी इसका जो स्कोर है, मतलब इसको बिजनेस क्वालिटी मैं दूंगा इसका जो है 7/10। ठीक है, इसमें हाँ तो यहाँ पे मैं इसका 7/10 जाएगा। ठीक है, और फिर इसका हम आगे देखें तो सबसे पहले इसका रेवेन्यू CAGR मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वही हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आता है 2077.42 1357। तो इंटू 100 23.69। ठीक है, इसका जो हमारा निकल के आता है 23.69। ठीक है, इसका फिर अगला हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, जो इसका हम निकालते हैं एक बार। तो जो इसका जो रेवेन्यू था आप देखेंगे कि 24 में जो था इसका रेवेन्यू 1357 करोड़ था, 1358 करोड़ है, और 25 में 1675 करोड़ होगा, 26 में 2077 करोड़ है। ठीक है, तो 26 में रेवेन्यू अराउंड 24% बढ़ा, और लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में। तो 26 का जो पीएट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो -79 करोड़ है, मतलब 79 करोड़ के लॉस में। और 25 के 74 करोड़ के लॉस से और बड़ा है, मतलब ये इसका लॉस मतलब इंक्रीज हो रहा है। यानी रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। तो इसको तो भाई जब प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो मतलब क्या ही स्कोर दो इसको। ठीक है, तो इसको काफ़ी मैं 2 में मतलब इसको रेट करूँगा। ठीक है, फिर इसका अगला आता है ROE। इसका पता नहीं ROE ROCE नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो यूजुअली दिया होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, शिप रॉकेट ROE, तो इसका -5.3 ले लेंगे। ठीक है, इसका हमने -5.3 ले लिया ROE। ROCE तो इसका मतलब इसका वो कोई स्पेसिफिक नहीं था, इसलिए शायद वहाँ पे नहीं दिया था, मुझे भी नहीं समझ आया वहाँ पे क्यों नहीं दिया। तो इसका जो ROCE रिटर्न रिपोर्टेड अराउंड 2.71 टू 3.31। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका क्या ले, 2.71 टू 3.31। तो इसका मैं ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ अभी, इसका कोई एग्जैक्ट दिया नहीं हुआ। तो -2.71। ठीक है, तो इसका डेप्ट टू इक्विटी वो भी मुझे नहीं पता है कहाँ से मिलता है, तो ये डेप्ट टू इक्विटी निकाल लिया। लो डेप्ट टू इक्विटी रफली 0.27 ही ले लेते हैं। ठीक है, 0.27। फिर इसका अगला चलते हैं OCF स्कोर पे। हाँ,
तो हम जैसा कि हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो 24 में 216 करोड़ था, ठीक है। इसका 24 में आप देखोगे 216 करोड़ था, तो जो 25 में वो जो बिल्कुल 2 करोड़ हो गया, तो मतलब तो 2 करोड़ और 26 में तो फिर से इंक्रीज हो गया, ये 53 करोड़ हो गया। तो यानी कैश जनरेशन में इंप्रूवमेंट जरूर हुई है, लेकिन 26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ। तो मतलब अच्छा, ये -2.16 था, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब ऐसा मुझे 216 लगा है, तो -216 था। तो इसमें मतलब इंप्रूवमेंट ये इंक्रीज ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ 216 था तो 2% रह गया। तो ये इंक्रीज कर रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। पिछले हम देखते हैं तो ये तो ये मतलब ये 25-26 में ये मतलब उसमें आ गए, मतलब पॉजिटिव में आ गए। लेकिन 26 का हम वो रेशियो देखें तो CFO और इसका जो हम रेशियो देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो ये -106% है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका, इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा कि हमने देखा था लॉस मेकिंग है, अभी भी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव में आ रहा है। इसलिए कैश फ्लो जो है ये आप देखेंगे इंप्रूव जरूर हुआ है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अभी पिक्चर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल क्योंकि प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर रही है, कैश फ्लो तो इंप्रूव हुआ है। तो इसको मैं क्या दूं, मतलब इसको काफ़ी कम दूंगा, फिर 4 दूंगा मैं, ठीक है। और इसके बाद फिर वैल्यूएशन अगेंस्ट पीयर्स आ जाता है। तो हम चित्तौड़गढ़ पे फिर से चलते हैं। तो इसके जो पीयर्स हैं ये आप देख सकते हो, एक ही पीयर लिस्टेड है, यूनिकॉम इवोल्यूशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसका जो डाइल्यूटेड EPS -1.24 है, और अगर हम जो ये EPS माइनस में इसलिए क्योंकि कंपनी लॉस में है, इसलिए इसका जो नॉर्मल पी कंपेरिजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मतलब भाई वो जो प्रॉफिट मतलब जब है ही नेगेटिव, ठीक है। तो कि अब ये इसका जो लेकिन पीयर का है वो है 47.75 टाइम्स, और उसका जो वो है RONW है, ठीक है, ये 10.60 है। जबकि शिप रॉकेट का मतलब ये तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो ये देखें तो RONW, तो एक बार ये RONW होता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है, कि ये आपकी नेटवर्थ में कितना, नेटवर्थ पे आपका कितना रिटर्न आ रहा है। तो इसका जो RONW है -5.20% है। यानी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना डिफिकल्ट है, जब तक कंपनी मतलब क्या ही मतलब यार, जब तक प्रॉफिट ही नहीं है तो मतलब क्या उसको क्या जस्टिफाई करे। तो इसको मैं लो ही रखूँगा, ठीक है। तो इसका मैं दे देता हूँ 5 इसका, क्योंकि पी मतलब इसका प्रॉफिट ही नेगेटिव में, ठीक है। तो अब अगला आते हैं मैनेजमेंट में एग्जीक्यूशन को देखें तो रेवेन्यू 24 में हमने देखा था, इसका 24 में रेवेन्यू कितना था, 1358 करोड़ था इसका, और जो 26 में 2077 करोड़ हो गया। कंपनी ने लॉसेस भी काफ़ी रिड्यूस किए हैं, तो 20 इसका लॉस देखोगे तो प्रॉफिट इसका जो लॉस है मतलब काफ़ी इसका रिड्यूस हुआ है। तो 595 करोड़ से ये 79 करोड़ रह गए, यानी बिजनेस को लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाने में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। मतलब मैनेजमेंट काफ़ी मतलब काम कर रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो भाई लेकिन हाँ देखो, काम तो करा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। पहले कितना लॉस था, लेकिन कितना उन्होंने कवर अप कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको मिला जुला दूंगा, इसका मैनेजमेंट को मैं 7 दे दूंगा, 7 के पास रखूंगा। ऐसा नहीं है कि हाँ लॉस था और लॉस बढ़ गया उतना ही रहा है, तो भाई मैनेजमेंट कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो IPO का जो फंड है, जो अगला हमारा यूज ऑफ फंड आता है, IPO का जो वो बिजनेस एक्सपेंशन में होगा, और कंपनी की जो बोरोइंग है, जो उधार है, उसको 242 करोड़ है, जो उसको 25 जो कि 25 में थी, और जो हम इसका उधार देखें मतलब ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हाँ कम हुई है। तो अगर फ्रेश कैपिटल जो भी आएगा वो कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी में लगता है, तो ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। तो इनका वैसे अगर उसमें लगाते हैं तो मतलब ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, इसलिए फंड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई जब तक कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही होती तो भाई बहुत कुछ देखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ उसको, ठीक है। तो अब इसका यूज़ ऑफ फंड तो फिर मैं मिला जुला ही दूंगा, इसको 7 आउट ऑफ 10 ही दूंगा, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं, तो इसका भाई काफ़ी ROE ROC ये काफ़ी लॉस मेकिंग भी थी, तो मतलब ये वीक आ रहा है काफ़ी, इसका जो सिग्नल आ रहा है ये वीक आ रहा है। अब अगला फिर हम चलते हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग पे, इसके फिर से हम शुरुआत करते हैं बिजनेस क्वालिटी से। तो ये जो बिहारी लाल इंजीनियरिंग है, स्टील और आयरन इंडस्ट्री के लिए जो करते हैं, ये रिफैक्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है।
जो हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, हम देखें, हम चित्तौड़गढ़ पे एक बार चलते हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू जो 24 में हम देखते हैं तो 450 करोड़ है, और 26 में बढ़ के मतलब 547 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट भी जो है 35.8 करोड़ से बढ़ के ये हो गया 64.6 करोड़। साथ ही कंपनी का डेप्ट भी काफ़ी लो है। 26 में जो टोटल डेप्ट है वो 17.8 करोड़ ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं 17.8 करोड़ है। तो लेकिन जो बिजनेस जो है, ये जो स्टील इंडस्ट्री का जो डिमांड और साइकिल से लिंक्ड है, मतलब इनका जो है कि मतलब जो जो भी इनका बिजनेस मॉडल है वो स्टील इंडस्ट्री पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो जो मैं इसको इसकी डिपेंडेंसी के कारण जो मैं इनको पॉइंट दूंगा, बिजनेस क्वालिटी को इनको जो पॉइंट दूंगा, तो मैं 7 दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे रेवेन्यू CAGR। तो हमने देखा था हमने कैसे कैलकुलेट करा था इसका, फिर से हम कहाँ पे ये, हाँ ये रहा। तो हम रेवेन्यू से इसका जो भी है टोटल इनकम से इनका वो हम कैलकुलेट करते हैं एक बार। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, जो भी एंडिंग वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू इसकी 546.5 टू अंडर रूट हमने इसलिए लगाया क्योंकि भाई ये 2 साल का है, तो 3 साल का होता तो 1/3 होता है ये। तो शुरुआती वैल्यू 449.96 इंटू 100, ठीक है। तो इनका भाई 10 पॉइंट कुछ ही निकल के आया है। तो मैं 10.21 अराउंड है इनका, तो 10 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद इनका प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ स्कोर हम अगर देखें, हम फिर से एक बार तो चढ़ते चित्तौड़गढ़ पे, तो इनका जो भी रेवेन्यू ग्रोथ मतलब हुई है, लेकिन काफ़ी स्लो हो रही है, मतलब हो रही है, लेकिन 24 में 450 करोड़ थी जो बढ़ के अब 547 करोड़ हो गई है 26 में। तो 26 में जो रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ जो इनकी जो रही परसेंटेज निकालें तो 26 की हमें 6% निकल के आ रही है पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। तो ये 6% निकाल के आ रही है, लेकिन प्रॉफिट जो है 53 करोड़ से बढ़ के 64.6 करोड़ हो गया। आप देखोगे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, 53 करोड़ से बढ़ के इनका कितना हो गया, तो ये 22% की ग्रोथ इसमें निकलेगी। यानी सेल्स ग्रोथ स्लो, इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो स्लो है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो है सेल्स से बेटर है, ठीक है। तो इनका जो मतलब क्योंकि इनका रेवेन्यू काफ़ी स्लो इंक्रीज़ हो रहा है, इसके लिए फिर से मैं इनको वो दूंगा, इनकी मतलब ग्रोथ इतनी तेज़ नहीं हो रही, इनको मैं कम ही दूंगा, मतलब 8 तो पे नहीं जाऊँगा, 7/10 दूंगा। तो इनका फिर से ROE देखते हैं, ROE 23.6%, 23.60%, ROC 27.11। तो नेक्स्ट आता है हमारा डेप्ट टू इक्विटी, ये जैसा कि यहीं से निकालते हैं, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी इनका मतलब आप देखोगे तो इनका काफ़ी मतलब कम ही डेप्ट है, तो डेप्ट टू इक्विटी भी मतलब का 0.06 है, काफ़ी स्लो है, 0.06। नेक्स्ट चलते हैं, इनका भाई स्क्रीनर पे मुझे नहीं मिला था इनका जो OCF है यहाँ बिल्कुल, ये कहाँ पे कौन सा स्टॉक है ये, तो इनका बिल्कुल कैश फ्लो बिल्कुल स्क्रीनर पे मुझे एम्प्टी मिला था, तो लेकिन मुझे दूसरे उस पर मिल गया है, ठीक है। तो इनका 25 में जो इनका OCF था, कैश फ्लो था, वो था अराउंड कहाँ पे है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इनका जो 25 में जो 61.89 वो था, 61.9 मान लेते हैं हम, ले ये बढ़ के हो गया था 27.5 करोड़, ठीक है 26 में। तो 26 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे, तो ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 86.6 करोड़ था। यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रफली 32% है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने कैलकुलेट कर लिया था, इसका 32% निकल के आ रहा था। तो जो है कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है जो हमारा कैश फ्लो है। आप देखोगे 61 था, ये मतलब काफ़ी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं वो दूंगा, क्या बोलते हैं इसको, मैं 6/10 दूंगा, ठीक है। इसका OCF स्कोर मैं 6/10 दूंगा।
अब नेक्स्ट है वैल्यूएशन वर्सेस पीयर। इसमें अगर हम चलें बिहारी लाल में, तो इसके जो पीयर हैं, तो वैसे काफ़ी पीयर लिस्टेड है। तो इसका जो हमने वो निकाला है, इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 285 था, हायर बैंड जो था उसका डाइल्यूटेड ईपीएस अब 16.6 देख सकते हैं। तो इसका जो पीई रेशियो निकल के आएगा, सबसे पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। 285 डिवाइड बाय ये जो ईपीएस डाइल्यूटेड 16.56, ठीक है। तो इसका ईपीएस जो निकल के आएगा लगभग 17.2 आया है, ठीक है। 17.2 इसका ईपीएस आया है। तो कंपेरिजन में जो है हमारा ये जयसवाल नेको है, ये इसका 18 पॉइंट वो है, और ये सारे ही फिर बड़े हैं, उसके कंपेरिजन सारे ही बड़े हैं। यानी बिहारी लाल का वैल्यूएशन जो है वो सबसे लोअर है, ठीक है। तो इसलिए वैल्यूएशन रिलेटिवली मतलब काफ़ी मतलब कम भी है, मतलब 17 मतलब तो इसको तो इसको बढ़िया स्कोर देंगे यहाँ पे वैल्यूएशन अगेंस्ट पीयर में हम 9 आउट ऑफ 10 दे देंगे, ठीक है। अब इसकी अगली बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो अगर हम मैनेजमेंट को देखें, तो मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन को देखें, तो कंपनी का प्रॉफिट जो हमने देखा था, जैसे चित्तौड़गढ़ में ये तो कंपनी का जो प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट 24 में जो था 24 में 35.8 था, और उसके बाद ये जो 26 में 64.6 करोड़ हो गया। नेटवर्थ भी 24 में 194 करोड़ थी, 26 में 306 करोड़ होगी। बोरोइंग 7.6 करोड़ थी 25 में, और 26 में बढ़कर 17.8 करोड़ हुई है। लेकिन ओवरऑल डेप्ट अभी भी लो है। जो आप ओवरऑल डेप्ट देखोगे मतलब काफ़ी वो हुआ 24, 25, 23, अब देखोगे कम हुआ, 24 के मुकाबले कम हुआ था, थोड़ा बढ़ गया है। अभी भी मतलब ये जो है डेप्ट लो है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट दोनों में इंप्रूवमेंट दिखता है, ठीक है। तो इसका मैं इसका जो मैनेजमेंट काफ़ी वो बढ़िया मैनेज कर रहा है, तो इसको मैं वो देता हूँ 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। इसको 8 आउट ऑफ 10 दे दिया। अब जो इसका यूज़ ऑफ फंड होने वाला है, इसका जो बिजनेस एक्सपेंशन में होगा और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इसको सपोर्ट करेगा, जो भी आईपीओ से प्राइस आएगा। और कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बोरिंग जो है आपने देखा था 26 का जो है वो सिर्फ कितना है 17.8 करोड़ था। इसलिए डेप्ट बढ़तन भी मतलब ऐसा कोई डेप्ट का मतलब उधारी का भार नहीं है। तो अगर आईपीओ फंड्स कैपेसिटी और वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करते हैं तो ये कंपनी की ग्रोथ को एक्सेलेरेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका फिर मैं इसका यूज़ ऑफ फंड मतलब जो है मतलब डेप्ट क्योंकि बहुत ही कम है, मतलब डेप्ट में तो इतना जाएगा नहीं, तो इसको मैं 9 दूंगा, ठीक है। तो अब हम देखें तो ये आता है ये दो बिहारी लाल इंजीनियरिंग और वो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी धूत ट्रांसमिशन उनको 7.9 और 7.1 मिले हैं, और शिप रॉकेट को और 5.1 मिले हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो थे मतलब ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये थोड़े आप स्कोर कह सकते हैं। तो अब जो हम मिड टर्म और लॉन्ग टर्म देखते हैं भाई, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से नहीं देखते। अगर आपको मतलब हाँ लिस्टिंग गेन ही देखना है आपको सिर्फ, तो आप ये लिस्टिंग गेन मतलब आपको लिस्टिंग गेन ही देखना है तो बस भाई जीएमपी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जीएमपी है, अगर आपको लिस्टिंग गेन देखना है तो ये आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हो। उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूं या नहीं करूं। और ये बाकी कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस था। ये एक्सेल शीट भी जो मैंने करी है, मतलब ये मैंने खुद ही एक वो एक्सेल बनाया था और कुछ उसको पॉइंट दिए थे, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है इसमें, क्या हम और कर सकते हैं, आप फीडबैक जरूर दिएगा। तो जल्दी मिलते हैं